ऑल ऑफ यू, है ना। आज अपन जो कल अपना टॉपिक छोटा था जहां से उसको आगे बढ़ाते हैं, है ना। और कल हमने स्टार्ट किया था जलवायु भारत की भारत की जलवायु। और भारत की जलवायु में हमने बेटा कहां तक पढ़ लिया। हमने सबसे पहले हमने पढ़ाई की कि मौसम शब्द क्या है, मौसम क्या है जिसको अपन वेदर बोलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा जलवायु क्या है, जलवायु जिसको हम क्लाइमेट कहते हैं ना। मौसम जो है ये वायुमंडल की जो अल्पकालीन जो दशा होती है, जो परिवर्तनशील होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, मौसम। लेकिन लेकिन जो वायुमंडल की जो दीर्घकालिक जो अवस्थाएं होती हैं उनको अपन क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं ना। फिर हमने कहा कि जो भारत की जलवायु है वो है कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी मानसूनी जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जो मानसूनी जलवायु होती है वो कैसी है, भारत की जलवायु है। क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि भारत का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है। दूसरा, हिमालय इसको सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में आने नहीं देते। दूसरी जो है, हमने मानसूनी कहा कि मानसूनी वो होती हैं जिनका ऋतुओं के अनुसार पवनों में परिवर्तन होता है। ऋतुओं के अनुसार, जैसे ग्रीष्म ऋतु में हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जाती हैं, और शीत ऋतुओं में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। इसलिए अपन कहते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट हमने कहा था कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। और प्रभावित करने वाले कारकों में हमने कहा सबसे पहले अक्षांशीय स्थिति है कि कौन से प्रदेश किस अक्षांशों में स्थित है, वो उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। उसके बाद हमने कहा समुद्र तट से ऊंचाई है। फिर हमने कहा दूरी है। उसके बाद हमने कहा कि स्थायी पवने हैं। स्थायी पवने जैसे बेटा, स्थायी पवनों में व्यापारिक पवने होती हैं, पछुआ पवने होती हैं और ध्रुवीय पवने होती हैं, है ना। तो इनका क्या प्रभाव रहता है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, वन और मृदा। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दो बेटा, मैंने कहा था महासागरीय धाराएं, है ना। एक पॉइंट और ऐड कर दो इसमें, महासागरीय धाराएं, है ना। महासागरीय लिखो, भारत की जलवायु से संबंधित सिद्धांत, भारत की जलवायु से संबंधित सिद्धांत। और इसमें सबसे पहला जो सिद्धांत है, सबसे जो पहला सिद्धांत है वो क्या रहेगा, बताओ। तापीय सिद्धांत, तापीय सिद्धांत, तापीय सिद्धांत, तापीय सिद्धांत। इसी को अपन बोलते हैं चीर सम्मत सिद्धांत, चीर सम्मत सिद्धांत। तापीय सिद्धांत या चीर सम्मत सिद्धांत प्राचीन काल से चला आ रहा है, इसीलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, चीर सम्मत, ठीक है ना। दूसरा जो सिद्धांत है इसको बोलते हैं विषुवत रेखीय, विषुवत रेखीय पछुआ, विषुवत रेखीय पछुआ पवन सिद्धांत, विषुवत रेखीय पछुआ पवन सिद्धांत। और तीसरा जो सिद्धांत है वो है अपना जेट स्ट्रीम, जिसको अपन बोलते हैं जेट धारा, जेट स्ट्रीम सिद्धांत। और नेक्स्ट अपना क्या है, जेट स्ट्रीम सिद्धांत के बाद अल नीनो, अल नीनो सिद्धांत, अल नीनो सिद्धांत।
तापीय सिद्धांत दिया था एडमंड हेली ने। किसने दिया था? एडमंड हेली ने। विषुवत रेखीय पछुआ पवन सिद्धांत दिया था फलोन ने। जेट स्ट्रीम सिद्धांत दिया था यीस्ट व कोटेश्वरम ने। यीस्ट व कोटेश्वरम ने दिया था। और एल नीनो सिद्धांत दिया था गिलबर्ट ने। गिलबर्ट, है ना, किसने दिया था? गिलबर्ट ने। भारत की जलवायु से संबंधित सिद्धांत हैं जिसमें तापीय सिद्धांत या जिसको अपन बोलते हैं चीर सम्मत सिद्धांत, जो कि एडमंड हेली ने दिया था 1656 ईस्वी में। फिर विषुवत रेखीय पछुआ पवन सिद्धांत फलोन महोदय ने दिया। जेट स्ट्रीम सिद्धांत यीस्ट व कोटेश्वरम ने दिया। और एल नीनो सिद्धांत गिलबर्ट ने दिया था। गिलबर्ट ने दिया था भाई, है ना। और सबसे पहले अपने हेडिंग डाल दो तापीय सिद्धांत, है ना। सबसे पहले हेडिंग डाल दो तापीय सिद्धांत। यीस्ट, ये बड़ी ई की मात्रा और तय, यीस्ट, यीस्ट व कोटेश्वरम ने, है ना। तो यहां से जो प्रश्न आएगा बेटा वो सीधा आ सकता है कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से बेमेल छांटिए या सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो सीधा पूछा जा सकता है कि तापीय सिद्धांत एडमंड हेली ने, इसका प्रतिपादक कौन था? एडमंड हेली। विषुवत रेखीय पछुआ पवन सिद्धांत फलोन। जेट स्ट्रीम सिद्धांत यीस्ट व कोटेश्वरम। और एल नीनो सिद्धांत गिलबर्ट। कौन था? गिलबर्ट। हेडिंग डाल दो अपने सबसे पहला सिद्धांत, और इसको अपन बड़े डिटेल से पढ़ेंगे भाई, है ना। अपना सबसे पहला सिद्धांत डाल दो तापीय सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत लिखो तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत लिखो। इस सिद्धांत का प्रतिपादन एडमंड हेली ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन एडमंड हेली ने 1656 ईस्वी में 1656 ईस्वी में दक्षिणी एशिया के मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या हेतु किया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो एडमंड हेली ने किया था बेटा। और क्यों किया था कि दक्षिणी एशिया जो है उसके मानसून की जो उत्पत्ति होती है उसकी व्याख्या करने के लिए इस सिद्धांत का उन्होंने क्या किया था? प्रतिपादन किया था, ठीक है ना। लिखो, इस सिद्धांत का प्रमुख आधार इस सिद्धांत का प्रमुख आधार तापमान में भिन्नता है। तापमान में
भिन्नता है। इस सिद्धांत का जो प्रमुख आधार है वो क्या है बेटा? तापमान में भिन्नता है। ठीक है ना, तापमान में भिन्नता है। चलो अब समझो, है ना, समझो इस बात को कैसे है ये, है ना, ये है क्या एक्चुअल में। ये अपनी पृथ्वी है क्या? और पृथ्वी पे प्रमुख अक्षांश जब अपन बात करते हैं, प्रमुख अक्षांशों की जब अपन बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि पृथ्वी को बराबर दो भागों में जो अक्षांश डिवाइड करता है उसे अपन क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पृथ्वी है इसको बराबर भागों में बांटने वाला जो अक्षांश है इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। बोलते हैं क्या? जो कि पृथ्वी के केंद्र से 0 डिग्री का कोण बनाता है। इससे जो ऊपर का भाग है इस भाग को अपन कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं भाई? इस भाग को अपन कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। यानी कि गोले का जो आधा भाग है जो उत्तर की ओर है इसे अपन कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? और जस्ट इससे दक्षिण का जो भाग है इसे अपन कहेंगे दक्षिणी, इसको अपन क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। अब समझना बेटा, यहां समझ ही आ जाएगा आपको, कोई इश्यू नहीं होगा कि तापमान में विभिन्नता कैसे होगी, है ना। और हमने पढ़ा है कि सूर्य की स्थिति बदलती रहती है। बदलती है। क्यों बदलती है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो सूर्य ऊपर नीचे नहीं जाता बेटा, नहीं जाता। पृथ्वी जो सूर्य की चारों ओर गति करती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? परिक्रमण गति बोलते हैं ना, परिक्रमा करता है ना। और परिक्रमण गति का प्रभाव होता है कि सूर्य का एक बार 0 डिग्री अक्षांश पे आता है, एक बार कर्क रेखा पर जाता है, उसके बाद 0 डिग्री अक्षांश पे आता है, उसके बाद मकर रेखा पर आता है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 23.5 डिग्री उत्तर में जो है ये 23.5 डिग्री अक्षांश को मैं कर्क रेखा लिख सकता हूं क्या? कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री जो दक्षिण में है इससे मैं क्या लिख सकता हूं? 23.5 डिग्री जो दक्षिण में साउथ में है इसे मैं मकर रेखा बोल सकता हूं। मकर रेखा, मकर। अब समझना, हमारा जो सूर्य है सौर मंडल का जो प्रमुख है जिससे अपन कहते हैं सूर्य। और ये जो सूर्य है बेटा, ये सूर्य स्थिति ऐसी बनती है कि वर्ष में 2 दिन ऐसे होते हैं जब इसका प्रकाश एकदम से सीधा 0 डिग्री पे पड़ता है ना। और वो तिथि कौन सी है बताओ आप लोग? वो तिथि है बेटा, 2 तिथि है जिनको अपन बोलते हैं, वो तिथि है 21 मार्च और 23 सितंबर। क्या हुआ? 21 मार्च और 23 सितंबर। समझना, 21 मार्च को सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ा और पड़ने के बाद सूर्य जैसे जैसे उत्तरायण में जाएगा तो जब कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा उस दिन तिथि होगी 21 जून। कितने दिन लगे बेटा? 3 महीने लगे ना, अप्रैल मई जून, 3 महीने लगे। अब देखो यहां से सूर्य वापस चलेगा, दक्षिणायन की ओर आएगा और 23 सितंबर को सूर्य वापस भूमध्य रेखा पे आ गया ना। इसका मतलब क्या रहा कि सूर्य जो है ये 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने रहा। समझ आया भाई? 3 महीने गया ऊपर और 3 महीने नीचे आएगा। जैसे 21 मार्च से चला, 21 जून को कर्क रेखा पर पहुंच गया ना। और फिर 21 जून से वापस जब दक्षिणायन की ओर आएगा तो 23 सितंबर को फिर भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश पे आ जाएगा। और फिर यहां से जब वो वापस नीचे दक्षिणायन जाएगा तो इस दिन 22 दिसंबर होंगी।
क्या होगी? 22 दिसंबर होगी। और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है ना। और फिर वापस यहां से जब वापस जाएगा तो 22 दिसंबर से 21 मार्च को वापस सूर्य 0 डिग्री पे पहुंच गया ना। तो ये जो अवधि रही 6 माह रहेगा उत्तरी गोलार्ध में, और 6 माह रहेगा दक्षिणी गोलार्ध में, रहेगा ना। और 12 माह को हम एक वर्ष कहते हैं, और एक वर्ष में 4 ऋतुएं होती हैं, और जो ऋतुएं होती हैं वो सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति से निर्धारित की जाती है ना। अब देखो, जब सूर्य का प्रकाश 0 डिग्री अक्षांश पर होगा तो सबसे ज्यादा ताप इसको यही मिलेगा भाई। हम एक जैसे चूल्हा जलाते हैं, एक तो हम चूल्हे के एकदम पास में हाथ रखें और एक दूर रखें, तो गर्म ज्यादा कौन सा होगा? पास वाला। तो इस दिन सूर्य 0 डिग्री अक्षांश के एकदम पास है तो ज्यादा गर्म होगा, तो यहां ताप अधिक मिलेगा ना। दूसरी बात समझो बेटा, यहां से दूसरी बात, यहां तक की कंसेप्ट समझ आई? कोई इश्यू नहीं है ना। अब समझना दूसरी बात समझो। यहां से हमने देखा कि हमारे पृथ्वी के ऊपर जो परिसंचरण जो चलता है ना, वायु प्रवाह जो होता है ना, वायु का जो प्रवाह होता है, उसमें हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ये अपना वही 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश है ना। और इसके बाद 23.5 डिग्री पर हमने कहा ये अपना क्या है? कर्क रेखा है कि नहीं? कर्क रेखा। और फिर हमने कहा 23.5 डिग्री में है मकर रेखा। क्या है बेटा? मकर रेखा। ठीक है। अब देखो, हमने कहा था जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं स्थायी पौने, और जलवायु को प्रभावित करती हैं, कारक लिखा है पहले। तो जो पौने दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पौने होते हैं उनकी दिशा क्या होती है बेटा? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। और जो उत्तरी गोलार्ध की जो व्यापारिक पौने होती हैं उनकी दिशा क्या होती है? इनको अपन क्या बोलते हैं? व्यापारिक पौने। क्या कहते हैं बेटा? व्यापारिक पौने। एक्चुअल में क्या होता है कि ये पौने एकदम से सीधे जाने का प्रयास करती हैं, है ना, लेकिन कोरियोलिस बल के प्रभाव से इनकी दिशाओं में विक्षेपण हो जाता है। और कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, होती है ना। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो, जब जब हम देखते हैं कि सूर्य के पास ये जो स्थिति बनती है विषुवत रेखा, तो यहां सूर्य का प्रकाश सीधा रहता है, और जब यहां सीधा रहता है तो यहां गर्मी अधिक होती है, और गर्मी अधिक होती है तो 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के बीच ये पौने यहां पहुंचने से पहले ही गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। क्या करती हैं? यहां पहुंचने से पहले ही ऊपर उठ जाती है। तो इसको बोलते हैं शांत क्षेत्र, बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं। अब ये चीज समझना, ये स्थिति कब बनती है बेटा? ये बनती है 21 मार्च को 21 मार्च को और 23 सितंबर को बन रही है ना। अब आ जाओ पीछे वाली बात पे, ये पौने तो चलती रहेंगे। अब देखो, सूर्य धीरे धीरे उत्तर में जाएगा, उत्तर में गया, और उत्तर में जैसे ही सूर्य जाता है तो एक समय ऐसा आता है कि सूर्य 21 मार्च को कर्क रेखा पर पहुंच गया। और 21 मार्च को जब कर्क रेखा पर पहुंचता है तो कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा जाएगा, कर्क रेखा अधिक गर्म होगी ना। कोई इश्यू नहीं है, कोई डाउट नहीं है, अधिक गर्म होगी। और फिर समझो इस बात को, है ना। फिर समझो इस बात को, जैसे अधिक गर्म होगी तो मैं मैप से आपको बताना हूं कि इसमें देखो क्या होगा, चेंज क्या होगा, है ना। ये अपना विश्व है, ये अपना विश्व है ना।
ये अपना क्या है बेटा, विश्व। और विश्व में हमने देखा है, विश्व में हमने देखा है जिस 0 डिग्री की अभी बात कर रहे थे वो 0 डिग्री अक्षांश दक्षिणी अमेरिका, मध्य अफ्रीका और एशिया के द्वीपीय देशों से गुजरता है। इसको अपन बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा बोलते हैं ना। अब देखो समझना, इसी से जस्ट ऊपर हमने कहा कि ये जो है, ये जो है, ये हमारी है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। और ऐसे ही जस्ट नीचे अपने हैं जिसको अपन बोलते हैं मकर रेखा, बोलते हैं ना मकर रेखा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, नहीं है ना, नहीं है ना। अब समझना, मैंने कहा बेटा यहां जब सूर्य सीधा रहता है वो 2 दिन होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। अब यहां से सूर्य धीरे धीरे उत्तर की ओर जाएगा तो एक स्थिति ऐसी बनती है कि सूर्य कहां चमकता है, कर्क रेखा, और उस दिन होता है 21 जून। अब यहां से सूर्य का प्रकाश सीधा कहां जा रहा है, कर्क रेखा जा रहा है। और 21 जून को जब कर्क रेखा पर जाता है तो हम ये कहते हैं कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। और हम देखते हैं कि भारत, ये अपना भारत है, और भारत के उत्तर और पश्चिम में यहां है थार का मरुस्थल। और जो थार का मरुस्थल है बेटा, एक तो उस समय सूर्य जो है कर्क रेखा पर आ गया ना, और एक हमारा थार है। तो मृदा का एक गुण होता है बेटा, जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी होती है। तो ये भाग अत्यधिक गर्म होता है। क्या होता है, अत्यधिक गर्म। यहाँ जैसे ही हम देखते हैं कि हमने तापमान जो है, जब भी तापमान बेटा बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो वहां वायुदाब घटेगा ना। तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है बेटा हमेशा। तो यहाँ तापमान बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है, उत्तरायणी स्थिति है। तो यहाँ तापमान बढ़ा, वायुदाब घटेगा। तो यहाँ वृहद, समझना, यहाँ वृहद निम्न वायुदाब विकसित होगा, निम्न वायुदाब विकसित होगा। कॉन्सेप्ट केवल ये थी बेटा समझाने वाली, क्या थी, वृहद निम्न वायुदाब विकसित कहां होगा, थार मरुस्थल। क्यों, क्योंकि थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है ना। तो मुल्तान और भारत, उत्तर पश्चिमी भारत के पास थार के मरुस्थल में वृहद निम्न वायुदाब का केंद्र होगा ना। अब देखो आप ध्यान से, अब हमने कहा कि एक तरफ यहां व्यापारिक पौने चलती हैं, हमने यही तो कहा था बेटा। इस वाले डायग्राम में देखो, समझो, देखे, यही तो है कि मकर रेखा से 0 डिग्री अक्षांश के बीच में व्यापारिक पौने चलती हैं, जिनकी दक्षिणी गोलार्ध की पौनों की दिशा क्या रहती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम रहती है ना। तो इस वाले डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं, यही तो देख रहे हैं कि इस भाग में क्या चलती हैं, व्यापारिक पौने चलती है ना। और व्यापारिक पौने चलती हैं तो जैसे ही यहां बेटा निम्न वायुदाब विकसित होगा तो इस भाग में उच्च वायुदाब होगा, क्योंकि यहां तापमान कम होगा, और तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा। तो यहां हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेंगी कि नहीं चलेंगी ना। तो जैसे ही ये हवाएं बेटा इस विषुवत रेखा को पार करके उत्तर में जाती है ना, तो ये कोशिश करती हैं सीधा चलने की, लेकिन कोरियोलिस बल इनको अपनी दाईं ओर मोड़ देता है। क्या कर देता है, दाईं ओर मोड़। और जैसे ही दाईं ओर मोड़ता है तो देखो ध्यान से समझना, ये जो भाग है, इस भाग में ये जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पौने थी, ये इस विषुवत रेखा को ऐसे पार करती हैं और अपनी दाईं ओर मुड़ने लग जाएंगी ना। और दाईं ओर मुड़ती हैं तो आपको मैं फिर समझा देता हूं आगे, थोड़ा सा एक मैप और लेता हूं, है ना, एक मैप और लेता हूं, समझना।
क्योंकि ये बेटा समझ लोगे तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये भाग आ गया अपना, ये अपना भारत है। दूसरा एक मैप और लेता हूं इसमें, और ये विश्व है ना, इसी की तो बात कर रहे हैं अभी अपन, है ना। तो हमने क्या कहा कि यहां भारत के दक्षिण में यहां से 0 डिग्री गुजरता है, और यहां से क्या करती हैं कि ये व्यापारिक पौने उत्तर की ओर खिसकने का प्रयास करती है ना, और अपनी दाईं ओर विक्षेपित होती है कोरियोलिस बल के कारण, और जैसे ही अपनी दाईं ओर घूमेंगी ऐसे घूम जाएंगी ना। तो ये दिशा कौन सी होगी बेटा, ये दिशा कौन सी होगी, ये दक्षिण पश्चिम, और किधर जा रही है, तो ग्रीष्मकालीन मानसून उत्पत्ति होगी। भाई गर्मियों में मानसून जो आता है बेटा, आपने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी मानसून आता है, और यहां से इसकी उत्पत्ति होगी, और जैसे इनकी उत्पत्ति होती है तो बेटा ये ऐसे चलती हैं, ऐसे आती हैं हमारी तरफ, है ना, आती हैं कि नहीं आती। तो सबसे पहले ये केरल से टकराती हैं। कहां टकराएंगी, केरल, और यहां 1 जून को भारी वर्षा करती है मालाबार तट पर। कौन सी वर्षा हुई, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कहां वर्षा की, केरल में की ना। अब देखो हमने पढ़ा है भौतिक प्रदेशों में कि यहां पश्चिमी घाट निरंतर श्रृंखला के रूप में विस्तृत है। उसके नीचे हमने नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम इलायची की पहाड़ियां पढ़ी, और यहां हमने पढ़ा नर्मदा और ताप्ती नदी की घाटियां हैं। तो ये जो पौने होती हैं, ये पौने बेटा इस पश्चिमी घाट को तो पार कर नहीं पाती हैं, और इसके सहारे ऊपर की ओर चलने लग जाती है। यहां से इसके सहारे ऊपर की ओर जाती है। तो यहां कुछ नर्मदा और ताप्ती घाटियों में यहां प्रवेश करती हैं, और फिर यहां अपने अरावली है, और अरावली के समानांतर जम्मू तक पहुंच जाती है। यही कारण होता है कि भारत में अरब सागर की जो शाखा है वो वर्षा नहीं करती, केवल पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर वर्षा करती है। पूर्वी ढाल फिर भी सूखे रह जाते हैं। ये जो ढाल होंगे इस ढालों पर वर्षा नहीं होगी, ठीक है। फिर देखो जो शाखा यहां इस तट से नहीं टकराई वो आगे निकल गई, और वो आगे निकल कर जाती है और अंडमान निकोबार से भी टकराती है, और इधर आगे बंगाल की खाड़ी से जाती है। यहां हमने पढ़ा है हिमालय है, और यहां से जब ये टकराएगी वापस घूमेगी, और वापस घूमकर फिर भारत में वर्षा करती है। कुछ भाग यहाँ गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी की घाटियों से प्रवेश करती है और यहाँ वर्षा करती है। तो ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, इसमें बेटा आर्द्रता तो कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि मैंने कहा था कि समुद्र तट से जितनी दूरी पर जाती है आर्द्रता घटती जाती है। तो ये दूरी ज्यादा तय नहीं कर रही क्या, लेकिन आर्द्रता कम होने के बाद भी वर्षा सबसे ज्यादा करती है, ठीक है ना। और अरब सागर की जो शाखा है वो आर्द्रता अधिक होती है, लेकिन वर्षा नहीं कर पाती। तो ये जो मानसून की उत्पत्ति हुई है ये हुई है ग्रीष्मकालीन मानसून। कोई डाउट है, समझ गए। तापमान की विभिन्नता समझ के हमने कहा कि मरुस्थल में वृहद निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है, और वो व्यापारिक पवनों को, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को अपनी ओर खींच लेते हैं, जिससे दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में आती हैं कोरियोलिस बल के प्रभाव में अपनी दाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन भारत में होता है। कोई डाउट है, नहीं है ना, समझ गए। अब समझो दूसरी बात। अब हम कहेंगे कि शीतकाल में सर कैसे होगी, ये भी तो कहोगे ना कि सर शीतकाल में कैसे होगी। तो समझो शीतकाल में हमने कहा कि शीतकाल की जैसे ही अपन बात करेंगे शीतकालीन या लौटता हुआ मानसून कैसे उत्पन्न होगा, तो हम बताएंगे, फिर हम एक चीज बताएंगे कि शीतकाल में यानी कि कब से शुरू होता है बेटा, शीत ऋतु कौन से महीने से शुरू होती है, नवंबर से। लौटते हुए मानसून का काल कौन सा पीरियड होता है, कौन सा पीरियड होता है बेटा,
सितंबर से अक्टूबर। क्या होता है? सितंबर से अक्टूबर। ये अपना 0 डिग्री अक्षांश है कि नहीं? और हमने कहा 0 डिग्री अक्षांश पर सूर्य जो होता है वो 23 सितंबर को वापस पहुंच गया क्या? यहां 23 सितंबर को वापस पहुंच गया। कहां? 0 डिग्री पर। यानी कि यहां गर्मी हो गई क्या? और जैसे ही तापमान बढ़ा तो वायुदाब क्या करेगा? घटेगा। कोई डाउट नहीं है। इसका मतलब हिंद महासागर में तापमान अधिक है और वायुदाब कम है। कोई डाउट नहीं है। फिर देखो, हमने कहा कि हमारा जो ये उत्तर भारत है इसमें सितंबर अक्टूबर में स्थल भाग ठंडा हो जाता है। ठंडा नहीं होता है क्या? क्यों? क्योंकि बेटा जल का एक गुण है, जल जितना धीरे गर्म होता है उतना ही धीरे ठंडा भी होता है, जबकि स्थल भाग जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा होता है। तो हमारा ये जो उत्तर भारत का जो रीजन है ये पूरा का पूरा स्थल भाग इस हिंद महासागर की अपेक्षा ठंडा रहता है। और जैसे ही ठंडा होगा तो वायुदाब क्या होगा? वायुदाब क्या होगा? अधिक होगा। भाई तापमान कम है तो वायुदाब अधिक होगा। और फिर हमने पढ़ा है कि जो उत्तरी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें होती हैं उनकी दिशा क्या होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो यहां बेटा हाई प्रेशर बेल्ट बन गया उत्तर भारत में, और यहां लो प्रेशर बेल्ट बन गया ना। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलेंगी कि नहीं चलेंगी ना। और जैसे ये लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें चलती हैं तो भारत में वर्षा कर देती हैं। ये भारत में वर्षा कर देती है बेटा। भाई अब तो हमने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इनको चलाया है ना, लेकिन अब ये पवनें ये दिशा से चलेंगी। क्यों चलेंगी? क्योंकि हिंद महासागर में लो प्रेशर बेल्ट बन गया, तापमान बढ़ा, लो प्रेशर बन गया। तो यहाँ ये पवनें चलेंगी और इस तमिलनाडु के तट पर आकर वर्षा करेगी, जिसे हम कहते हैं शीतकाल में वर्षा कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि बेटा ये कोरोमंडल जो था, ये तमिलनाडु जो था, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून ग्रीष्मकालीन मानसून से बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि जब हम देखते हैं केरल में तो वर्षा कर दी, लेकिन इसका वृष्टि छाया प्रदेश यूं का यूं सूखा रह गया, क्योंकि पवनी इसके अपोजिट साइड में नहीं जा पाई। तो ये भाग यूं का यूं रह गया, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की जो शाखा थी वो इसके सारे ऐसे निकल गई, तो ये भाग सूखा रह गया। इसको कौन भिगोएगा? जब शीतकालीन मानसून वापस आएगा। समझ गए मेरी बात को? तो तापीय सिद्धांत ये कहता है कि तापमान की विभिन्नता के कारण भारतीय मानसून की उत्पत्ति होती है। सही है क्या? हाँ या ना? सही बात है, सही है। लेकिन जब इनसे पूछा गया बेटा कि आपने बता दिया कि एक वर्ष में सूर्य उत्तरायण जाता है, दक्षिणायन जाता है, फिक्स समय पे जाता है, कोई इश्यू नहीं होता, तो आप ये बताओ भारत में बाढ़, अकाल और सूखा क्यों पड़ता है? समझो मेरी बात को। भाई जैसे सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर गया ना, और जाते ही तापमान बढ़ेगा, थार का तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा, दक्षिण की व्यापारिक पवनें उधर आकर्षित होंगी और भारत में मानसून आएगा। तो फिर भारत में ये जो मानसून आता है इसकी अनिश्चितता कैसे निर्धारित करो? तो इनके पास कोई जवाब नहीं। इनके पास क्या नहीं था बेटा? कोई जवाब। तो ये मत अमान्य हो गया, क्योंकि जो आप सही बात बताओगे तो वो सही बात हर जगह सही तो होनी चाहिए। इन्होंने बता दिया, कोई गलत नहीं है, एक फैक्टर है बेटा तापमान, लेकिन ये पूर्णतः नहीं बता पाई। क्यों? क्योंकि अगर इसी से मानसून आता तो भारत में हर साल अच्छी वर्षा होती, तो फिर ऐसा हुआ क्यों नहीं? ऐसा
हुआ क्यों नहीं? दूसरा फैक्टर ये है कि ये इनकी डिटेल नहीं, मतलब एकदम से इजी मेथड जो था वो इन्होंने बता दिया। तो हम कह सकते हैं कि तापीय सिद्धांत केवल सरल व्याख्या की थी, डिटेल नहीं बता पाए। तो इसकी डिटेल कुछ लिखें। तो सबसे पहले एक सुंदर सा डायग्राम बना लो। सिद्धांत तो समझ आया बेटा? ईमानदारी से बताना। हम्म? एक पेज में दोनों डायग्राम बनाने हैं एक साथ। ये जो रेखा है इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या इसको अपन क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है ना? या इक्वेटर भी बोलते हैं बेटा, है ना? फिर हम देखते हैं हाँ जी बेटा, दोनों बनाने हैं बेटा। ये है अपना क्या? करक रेखा। करक रेखा। हाँ बेटा सेम ही है तभी बनानी है ना? सेम है तभी बनानी है ना? अब समझना, अब समझना। हमने कहा कि यहाँ सूर्य सीधा चमकता है कब? 21 जून को चमकता है ना? और भारत में यहाँ ये जो अपना क्षेत्र है, इस क्षेत्र में तापमान क्या हो जाता है? यहाँ तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और वायुदाब क्या होगा? वायुदाब घट जाएगा ना? तो 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 जो दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पौने हैं वो पौने भारत की ओर बढ़ेंगे। और इससे क्या होगा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति हो जाएगी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति हो गई ना? और ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है यहाँ टकराकर और पश्चिमी घाट के सहारे यहाँ उत्तर की ओर बढ़ेगा, यहाँ उत्तर की ओर बढ़ेगा। और इधर से ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है, और ये हिमालय से घूमकर ये उत्तर भारत में वर्षा करें। इसको अपन बोलते हैं ग्रीष्मकालीन मानसून। क्या कहते हैं? ग्रीष्मकालीन मानसून, है ना? ग्रीष्मकालीन मानसून। फिर क्या होगा? फिर क्या होगा बेटा? यहाँ यहाँ यहाँ
फिर सूर्य जो है ये 23 सितंबर को 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सीधा चमकेगा। तो 23 सितंबर को यहां चमकेगा और चमकते ही यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब क्या होगा बेटा, वायुदाब घटेगा। और यहां जब भूमध्य रेखा पर वायुदाब कम होगा तो यहां हिंद महासागर में लो प्रेशर बेल्ट विकसित होगा। और यहां जो हमारा उत्तर भारत है, इस उत्तर भारत में तापमान क्या होगा, कम। और तापमान कम होगा तो वायुदाब क्या होगा, बढ़ेगा। और वायुदाब बढ़ेगा तो उच्च वायुदाब से हाई प्रेशर बेल्ट से और लो प्रेशर बेल्ट की ओर हवाएं आगे बढ़ेंगी। तो यहां कोरोमंडल तट या जिसको अपन क्या बोलते हैं, तमिलनाडु का तट भी बोलते हैं ना, तमिलनाडु तट पर वर्षा होगी। और इसे अपन बोलते हैं शीतकालीन मानसून। क्या बोलते हैं, शीतकालीन मानसून। इसको अपन बोलते हैं शीतकालीन मानसून। चलो लिखो, चलो इसकी अपन डिटेल लिखते हैं भाई, है ना। लिखो, नीचे लिख लो, ग्रीष्म काल में सूर्य की उत्तरायण का मतलब क्या हुआ, कर्क रेखा पर सीधा चमकना, कर्क रेखा पर। ग्रीष्म काल में सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वृहद निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है, जिससे भरने के लिए व्यापारिक पौने दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। और
भारत में ग्रीष्मकालीन और भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का आगमन होता है। ग्रीष्मकालीन मानसून का आगमन होता है। का आगमन होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट लिखो का आगमन होता है ना। नेक्स्ट लिखो, नोट डाल के लिखो और भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का आगमन होता है। नोट डाल दो, यहां नीचे नोट डालो और लिखो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून सर्वप्रथम केरल राज्य में 1 जून को वर्षा करती है। ब्रैकेट में लिख दो मालाबार तट पर, ठीक है ना, मालाबार तट पर। फिर लिखो नेक्स्ट लिखो अगला, इसी में सेकंड पॉइंट लिखो। कोई बात नहीं, सेकंड नंबर लगाओ है ना। सेकंड नंबर लिखो, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में 25 जून को दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जिसे अपन ग्रीष्मकालीन भी कहते हैं ना, ग्रीष्मकालीन मानसून पहुंच जाता है। इसका मतलब हमने ग्रीष्मकालीन कंप्लीट कर लिया। अब लिखो नीचे वाली लाइन से शीतकालीन नहीं लिखेंगे अपन, लिखेंगे शीत ऋतु में सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, जिससे
जिससे जिससे हिंद महासागर में हिंद महासागर में जिससे हिंद महासागर में तापमान अपेक्षाकृत बढ़ जाता है और वायुदाब घट जाता है। वायुदाब क्या करेगा बेटा? घट जाएगा, जिससे घट जाता है। इसके विपरीत उत्तर भारत में तापमान घटने से वायुदाब बढ़ता है और उच्च वायुदाब केंद्र विकसित होता है और उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित होता है उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित होता है ना। अब देखो, जब पवने उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेंगी तो यहां शीतकालीन मानसून की उत्पत्ति हो जाएगी। कैसे होगी भाई? हमने बड़े आराम से इस डायग्राम से समझा था कि यहां से जब ये पूरा का पूरा उत्तर भारत होगा, यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट बनेगा और यहाँ हिंद महासागर में लो प्रेशर, और यहाँ हमने देखा कि व्यापारिक पवनें चलती हैं उत्तरी गोलार्ध में, जिनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होती है और उनके प्रभाव से शीतकालीन मानसून उत्पन्न होता है और वो क्या करता है? कोरोमंडल तट पर वर्षा करता है। तो इससे नीचे लिखो, इससे नेक्स्ट लिखो, वायुदाब बढ़ता है और उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित होता है। फिर लिखो, इससे भारत में शीतकालीन मानसून का आगमन होता है शीतकालीन मानसून से वर्षा तमिलनाडु तट, जिसे अपन क्या कहते हैं? कोरोमंडल। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। वर्षा तमिलनाडु तट पर होती है। और नीचे लिख दो आलोचना। इस सिद्धांत की आलोचना क्या हुई भी? तो पहली आलोचना तो यही हुई कि जब इनसे पूछा गया कि भाई भारत में बाढ़ जो आती है, सूखा रह जाता है, वो क्यों होता है? तो ये डिटेल नहीं बता पाई। क्यों नहीं बता पाई? क्योंकि इन्होंने क्या बताया? सूर्य की स्थिति उत्तरायण और दक्षिणायन के आधार पर तापमान का वितरण बताया। तो ये स्थिति तो हर वर्ष सेम रहती है, तो सेम वर्षा क्यों नहीं होती? तो ये डिटेल नहीं कर पाई, है ना। तो पहली इनकी आलोचना लिखो, यह मानसून की उत्पत्ति की सरल व्याख्या है। दूसरा कारण ये रहा, यह भारत में
वर्षा की अनिश्चितता अनिश्चितता की व्याख्या नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। ठीक है, और इसी के साथ अपना एक सिद्धांत पूरा होता है, तापीय सिद्धांत, जो कि एडमंड हेली ने दिया था। ठीक है ना।